बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी कैसे की जाती है। प्रक्रिया, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और उसकी प्रक्रिया। बायोटेक्नोलॉजी में दो शब्द हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो कहते हैं लिविंग बीइंग को, लिविंग बीइंग का किसी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे दही बनाना एक टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई लिविंग बीइंग का इस्तेमाल करते हो, किसका करते हो, लैक्टोबैसिलस, तो वो एक सिंपल बायोटेक्नोलॉजी है। ब्रेड बनाते हो, उसमें किसी लिविंग बीइंग का इस्तेमाल करते हो, ईस्ट, तो ये भी सिंपल बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इतनी सिंपल अब नहीं रही। बायोटेक्नोलॉजी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। आज हम जीन, आर्टिफिशियल जीन बना रहे हैं और उसको शरीर में डाल भी रहे हैं। तो आज बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। शुरुआत यही हुई थी, दूध से दही बनाना, शराब बनाना, ब्रेड बनाना, ये सब माइक्रोबियल प्रोसेस हैं। इनको बायोटेक्नोलॉजी माना जाता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आज हम जीन सिंथेसिस, आर्टिफिशियल जीन बना रहे हैं, डीएनए प्रोब बना रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, ये सब बायोटेक में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। कोई जीवित ऑर्गेनिज्म हमने यूज कर लिया, कोई जीवित ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी में हमने यूज कर लिया। जीवित ऑर्गेनिज्म में जैसे ई कोलाई यूज कर लिया, लैक्टोबैसिलस यूज कर लिया, या उससे कोई एंजाइम्स निकाल लिया, एंजाइम निकाल लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, या कोई एंजाइम उससे निकाल लिया। जैसे ईस्ट है, ईस्ट ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट यूज कर लिया, या ईस्ट का एंजाइम यूज कर लिया, जाइमेज। क्या हो गया, ईस्ट में जाइमेज होता है एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और इसकी मदद से कोई हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे या कोई प्रक्रिया भी तैयार कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका पीसीआर, एलाइजा, ये सब किसकी देन है? ये तो बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका कल्चर करना, बायोरिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर करना, ये सब प्रोसेस हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, वो टेक्निक्स जिसमें हम कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईस्ट, या उससे कोई एंजाइम निकाल लेते हैं जैसे जाइमेज। तो बायोटेक्नोलॉजी में या तो सीधे हम कोई जीव का इस्तेमाल करते हैं, या उससे कोई एंजाइम निकाल के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से कोई हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, ऐसा करने से कोई प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? जाइमेज एंजाइम फर्मेंटेशन कर देगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल से शराब बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेड, प्रोडक्ट बन गया। या कोई प्रोसेस हमको मिल जाती है, प्रोसेस में याद कर लेना, पीसीआर और एलाइजा किसकी देन है? पीसीआर और एलाइजा देन है बायोटेक की देन है। किसकी देन है? बायोटेक की देन है। दूध से दही बनाना, मेकिंग कर्ड, ब्रेड बनाना और शराब बनाना, वाइन, इन सब में माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। दूध से दही बनाना, ब्रेड बनाना, शराब बनाना, इन सभी में माइक्रोब इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है। इन बायोटेक्नोलॉजी में हम उन प्रोसेस को शामिल कर लिए हैं जिसमें कोई हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई के डीएनए में हमने प्लाज्मिड में क्या जोड़ दिया?
ई कोलाई के प्लाज्मिड में हमने क्या जोड़ दिया है? इंसुलिन जीन। ई कोलाई के प्लाज्मिड में कोई फॉरेन जीन को जोड़ दिया, फॉरेन जीन को हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये इस ई कोलाई को हम लोग अब क्या बोलेंगे? इस ई कोलाई को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आज हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं बायोटेक में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट ऑन लार्जर स्केल। जब हमने इसमें इंसुलिन लगाया तो ये बैक्टीरिया क्या बना के देगा? इसके प्लाज्मिड में हमने इंसुलिन लगा दिया तो क्या बना के देगा? इंसुलिन बना के देगा। तो इंसुलिन एक प्रोडक्ट है, ये बड़े पैमाने पर हम पैदा कर सकते हैं। तो आज बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए में हमने फॉरेन जीन को जोड़ दिया है, और इस फॉरेन जीन जैसे इंसुलिन जीन है तो ये प्रोडक्ट बनाएगा इंसुलिन। बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों में बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, जिन्हें बायोरिएक्टर कहते हैं, और बैक्टीरिया इंसुलिन अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर हमको प्रोड्यूस करके देता है। और बिल्कुल आज की अगर हम बात करें, आज बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी में वो प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं या वो टेक्निक्स आ गई जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और पैदा किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसके अंतर्गत आ गया? बायोटेक में आ गया, बायोटेक के अंतर्गत है। आज हम जीन बना लेते हैं बाहर लैब में। खुराना ने आरएनए बनाया था, खुराना ने जीन भी बनाया था, बाद में लैब में जीन बनाया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के। आज हम जीन की सिंथेसिस करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और आज हम डीएनए वैक्सीन बना ले रहे हैं। आजकल बायोटेक से वैक्सीन बन रही है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वैक्सीन, ये सब कैसे बनी है? ये सब बायोटेक से बनी है। और एक काम और बायोटेक में आज कर सकते हैं, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। कोई जीन हमारा खराब हो गया सिकल सेल एनीमिया का, तो उसकी जगह हम सही वाला जीन लगा सकते हैं, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। खराब जीन की जगह अच्छा वाला जीन लगा देना जीन थेरेपी कहलाता है। ये भी बायोटेक का पार्ट हो गया। तो आज बायोटेक बहुत बढ़ गई है। इस बायोटेक के में हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, बायोटेक का पार्ट है। कोई जीन बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोटेक का पार्ट है। लैब में बना रहे हैं जीन, आर्टिफिशियल डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं बायोटेक से, जैसे हेपेटाइटिस बी, पोलियो वैक्सीन भी बायोटेक से बनी है। या शरीर में कोई जीन हमारा खराब हो गया, उसको सही कर सकते हैं, उसकी जगह अच्छा वाला जीन लगा सकते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, जोड़ देना। नेचुरल साइंस को जोड़ दिया गया। नेचुरल साइंस यही होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस को जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे हमने बीटी कॉटन बना लिया, बीटी कॉटन एक ऑर्गेनिज्म है। तो नेचुरल साइंस को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ दिया गया, जैसे बीटी कॉटन, या नेचुरल साइंस को किसी सेल के साथ जोड़ दिया गया। नेचुरल साइंस को किसी सेल के साथ जोड़ दिया, जैसे ई कोलाई, या सेल के किसी हिस्से के साथ नेचुरल साइंस को जोड़ दिया, पार्ट्स देयर ऑफ, जैसे डीएनए के साथ सेल का कोई हिस्सा, जैसे डीएनए, और मॉलिक्यूलर एनालॉग बना लिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके फंक्शन सेम है,
एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम, लेकिन इन मॉलिक्यूल को हमने लैब में बनाया है। जैसे आर्टिफिशियल जीन, आर्टिफिशियल जीन हमने लैब में बनाया, लेकिन इन जीन का फंक्शन हमारे सेल के जीन जैसा ही है। इन आर्टिफिशियल जीन कैसे काम करते हैं? हमारी सेल के अंदर जो जीन्स हैं उसकी तरह ही काम करते हैं, फंक्शन सेम है, तो एनालॉगस, तो इनको मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे जीन जिनके फंक्शन हमारी बॉडी के जीन जैसे हैं, एनालॉगस है। ऐसा सब करने से क्या हुआ? ये सब किया, ऐसा करने से कोई प्रोडक्ट हमको हासिल हो जाएगा, जैसे इंसुलिन, या कोई सुविधा मिल जाती है, सर्विस, जैसे पीसीआर और एलाइजर। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी सबसे बढ़िया? बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बढ़िया डेफिनेशन दी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इसने इंटीग्रेट कर दिया नेचुरल साइंस को किसके साथ? नेचुरल साइंस को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे बीटी कॉटन हो गया। नेचुरल साइंस को किसी सेल के साथ जोड़ दिया, जैसे ई कोलाई हो गया। पार्ट्स देयर ऑफ सेल के किसी हिस्से या जैसे डीएनए के साथ जोड़ दिया। और मॉलिक्यूलर एनालॉग, आर्टिफिशियल जीन वगैरह बना लिए। ऐसा करने से क्या हुआ? कोई प्रोडक्ट हासिल हो गया, जैसे इंसुलिन, या कोई सुविधा मिल गई, सर्विस, पीसीआर या एलाइजर। ये तो एक पार्ट हुआ आपका, याद करते हुए चलना। अब हम लोग इस चैप्टर में इस वाले पार्ट को ज्यादा दिए, जीएमओ कैसे बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बना के उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में दिया है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहले प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस यानी केमिकल इंजीनियरिंग। कहता टू मेन टेक्निक दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दो मुख्य टेक्निक या सिद्धांत हैं जिसने आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आज की बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। आज की बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देने में दो टेक्निक्स या दो सिद्धांत हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मोटा मोटा हम तुम्हें बता रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, जैसे हमने एक जीएमओ तैयार कर लिया, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया के डीएनए में हमने इंसुलिन जीन लगा दिया, फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो ये बन गया जीएमओ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जीएमओ बनाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया तो मर ही जाएगा 20 मिनट में, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कितना है, 20 मिनट। तो इसको ऐसे बर्तन में रखना है जिसमें उसका खाना होगा, उस खाने को खाएगा और अपने बच्चे पैदा करेगा, और बच्चों के अंदर भी आ जाएगा इंसुलिन जीन। बैक्टीरिया इंसुलिन जीन को अपना जीन इसलिए समझ लेता क्योंकि हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड सेम है, यूनिवर्सल है। तो ये इंसुलिन जीन उसके बच्चों में भी दिखने लगेगा। अब इंसुलिन जीन खत्म नहीं होगा। बैक्टीरिया को बड़े बड़े बर्तनों में ग्रो करके उसके बच्चे पैदा करना और इंसुलिन जीन की कॉपीज बनाना, ये बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग है। बड़े बड़े बर्तनों को बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ले लिया, उस डीएनए में इंसुलिन जीन को जोड़ दिया, तो डीएनए की केमिस्ट्री बदल गई। अरे डीएनए में तुमने इंसुलिन जीन को जोड़ दिया तो डीएनए की रासायनिक संरचना क्या हो गई, डीएनए की केमिस्ट्री बदल गई। टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को तुमने बाहर निकाल लिया, उस प्लाज्मिड में क्या जोड़ दिया, कोई फॉरेन डीएनए
जैसे इंसुलिन जीन को जोड़ दिया तो डीएनए की केमिस्ट्री बदल गई। अब इस डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट के अंदर। होस्ट मतलब इकोलाई। अब इस डीएनए को कहां डाल दिया? होस्ट के अंदर। एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। इस होस्ट का फिनोटाइप क्यों बदल गया? अब ये क्या बनाने लगेगा? बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा। पहले नहीं बनाता था इकोलाई इंसुलिन। जब तुमने फॉरेन डीएनए इंसुलिन को इसके अंदर डाल दिया तो इसका फिनोटाइप बदल गया, इंसुलिन बनाने लगा। इंसुलिन बनाने लगा यानी चेंज इन फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप बदल गया। तो इसमें क्या क्या जीएमओ कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल लिया। प्लाज्मिड निकालने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया? कोई फॉरेन डीएनए जोड़ दिया तो डीएनए की केमिस्ट्री बदल गई। अब इस डीएनए को किसके अंदर डाल दिया? बैक्टीरिया के अंदर। टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिससे इस होस्ट का क्या हो गया? ये इंसुलिन अब बनाने लग गया तो इसका फिनोटाइप बदल गया। बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग। अब इस बैक्टीरिया को बड़े बड़े बर्तनों में डाल दिया जाता है, जिनको बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं। इन बैक्टीरिया को बड़े बड़े बर्तनों में डाल देते हैं। इन बड़े बड़े बर्तनों को क्या कहते हैं? फर्मेंटर। लेकिन स्टेराइल होना चाहिए, पहले से कोई बैक्टीरिया उसमें चिपका ना हो। इन फर्मेंटर्स को बायो रिएक्टर्स कहते हैं। बैक्टीरिया क्या करेगा? इस फर्मेंटर के अंदर बैक्टीरिया का खाना रहता है। बैक्टीरिया खाना खाएगा, अपने बच्चे पैदा करेगा, उसके बच्चों में नजर आने लगेगा इंसुलिन जीन। अब बायो रिएक्टर के अंदर कुछ कंडीशंस पैदा की जाती हैं ताकि ये इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो जाए। उचित टेम्परेचर, उचित पीएच पर ये इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो जाता है। ये सारे बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग जाते हैं। फिर इंसुलिन को बायो रिएक्टर से बाहर निकाल के उसको शुद्ध किया जाता है। इसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर क्लिनिकल ट्रायल होंगे, कुछ लोगों पे टेस्ट किया जाएगा कि इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर मार्केट में भेजा जाएगा पैक करके। उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं ताकि 1-2 साल तक ये खराब ना हो। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। इस फर्मेंटर को स्टेराइल बनाना है। इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह चिपका ना हो, वरना सारा खाना तो वही खा जाएगा और अपनी संख्या बढ़ा लेगा। तो ये बर्तन कैसा होना चाहिए? स्टेराइल। टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। हम अपने मतलब के माइक्रोब को ही उसमें ग्रो कराना चाहते हैं। हम इस इकोलाई को, जिसमें हमने इंसुलिन जीन को लगाया, इसी को ही ग्रो कराना है। तो बायो रिएक्टर कैसा होना चाहिए? फर्मेंटर स्टेराइल पहले से होना चाहिए। इन लार्ज क्वांटिटी, इन बड़े बड़े बर्तनों में इन बैक्टीरिया को उगाया जाता है, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है? 1000 लीटर से भी ज्यादा। 1-2 हजार लीटर कैपेसिटी वाले बर्तन होते हैं इसमें। 100 से लेकर 1000 लीटर तक कैपेसिटी हो सकती है, और भी ज्यादा। अगर हमने यहां पर इंसुलिन जीन लगाया तो ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा। अगर यहां पर कोई एंटीबायोटिक को बनाने वाला जीन लगाया है तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाएगा। अगर कोई वैक्सीन को बनाने वाला जीन लगाया इंसुलिन की जगह पे तो वैक्सीन बनाएगा। एंजाइम को लगाने वाला जीन लगाया तो वह एंजाइम बनाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 सिद्धांत बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल के उसमें कोई फॉरेन डीएनए जोड़ के उसकी केमिस्ट्री बदलते हैं। इस प्लाज्मिड को फिर होस्ट यानी बैक्टीरिया में डाला जाता है। क्योंकि इंसुलिन जीन की वजह से बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगता है, तो इसका फिनोटाइप चेंज हो गया। अब ये बैक्टीरिया मर जाएगा 20 मिनट में,
तो इसको बड़े बड़े स्टेराइल बर्तनों के अंदर रखा जाता है। बर्तनों में खाना होता है, इसे फर्मेंटर या बायोरिएक्टर कहते हैं। स्टेराइल होना चाहिए। बैक्टीरिया बायोरिएक्टर का खाना खाएगा, अपने बच्चे पैदा करेगा। इन बच्चों के अंदर इंसुलिन जीन होगा। इंसुलिन जीन एक्सप्रेस कैसे होगा? जब बायोरिएक्टर के अंदर हम कुछ कंडीशंस पैदा करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पैदा करेंगे, तो इंसुलिन जीन इंसुलिन बनाने लगता है। इंसुलिन की जगह अगर एंटीबायोटिक जीन लगाया तो एंटीबायोटिक बनेगा। वैक्सीन का जीन लगाया, वैक्सीन बनाएगा। एंजाइम का जीन लगाया, एंजाइम बनाएगा। हटा देंगे, हटा दे रहे हैं, ले लेना तो कुछ नहीं, जो जल्दी करना है। चलो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये वाला कम दे रखा है, ये लास्ट में दे रखा है बायो प्रोसेस। ये पूरा डिटेल में दे रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे, पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या थे? जैसे एक ओराइजा सटाइवा था, ये चावल है, ये हाई यील्डिंग है, इसकी पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन बीमारी लग जाती है। इसका क्रॉस करा दिया एक जंगली चावल से, ओराइजा नाइवेरा से। इस पे बीमारी नहीं लगती, पैदावार तो कम है इसकी चावल की, लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हमारी क्या इच्छा है? हमारी ये इच्छा है, ये दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर, ये दोनों हमारी इच्छा वाले लक्षण एक ही पौधे में आ जाएं, तो इनमें हम लोग क्रॉस कराते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन है। दो अलग अलग किस्म के पौधों में क्रॉस कराना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या कर लिया? एक ओराइजा का हाइब्रिड, एक चावल का हाइब्रिड पौधा तैयार कर लिया। इसमें दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर आ गए। दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर का मतलब, ये हाई यील्डिंग भी है, ये हाई यील्डिंग भी है, और डिजीज रेजिस्टेंट भी है। कह रहा है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लीड टू, ये ट्रेडिशनल या परंपरागत हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है जो आज भी होते हैं, हमारी परंपरा में है, चले आ रहे हैं। आज भी लोग दो अलग अलग किस्म के पौधों में क्रॉस करा के हाइब्रिड पौधे तैयार करते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान होता है, फायदा भी है नुकसान भी है। कह रहा लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन के कैरेक्टर ये हैं, ये तो हाइब्रिड में आ गए, लेकिन इन दो पौधों के अंदर जो खराब वाले कैरेक्टर होते हैं, एक पौधों में सारे कैरेक्टर अच्छे कभी नहीं होते, इन दो पौधों में कुछ खराब कैरेक्टर भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनडिजायर्ड, वो भी हाइब्रिड में आ जाते हैं। तो पुराने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ, डिजायर्ड कैरेक्टर यानी हमारी इच्छा है ये वाले कैरेक्टर एक हाइब्रिड में आ जाए, ये तो आ गए, लेकिन इन पौधों के अंदर जो खराब वाले लक्षण थे वो भी आ जाते हैं। इसीलिए पुराने हाइब्रिडाइजेशन की जगह आ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल डिजायर्ड कैरेक्टर की बात होती है। हम कौन सा जीन निकाल के लाए थे? केवल इंसुलिन जीन ही तो लाए थे, और कोई जीन ही नहीं था उसमें, तो वहां केवल डिजायर्ड की बात होती है। जबकि पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ इस हाइब्रिड के अंदर कौन से कैरेक्टर और आ जाते हैं? अनडिजायर्ड कैरेक्टर जो इनके अंदर है, जिनको हमारी जरूरत नहीं थी कि हाइब्रिड में आ जाए, वो भी आ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपने मतलब के जीन को बाहर निकालते हैं, जैसे इंसुलिन जीन, और उसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग केवल डिजायरेबल की बात करती है,
यहां अनडिजायरेबल से मतलब नहीं है। अगर पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता, केवल डिजायरेबल जीन या उनके कैरेक्टर हाइब्रिड में जाते, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की कोई जरूरत ही नहीं होती। जेनेटिक इंजीनियरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें केवल डिजायरेबल कैरेक्टर ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। इंसुलिन जीन ही डाला हमने, तो इंसुलिन ही बनाएगा और कुछ नहीं डाला। जबकि पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में ये डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ साथ इन पौधों के अंदर जो बेकार वाले लक्षण है, अनडिजायरेबल है, वो भी हाइब्रिड में आ जाते हैं। इसको फोटो लेना चले लो। हटा रहे हैं। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन ए पीस ऑफ एलियन या फॉरेन डीएनए is integrated into the genome of a host, it may multiply and inherited along with host DNA। अब तुमने क्या किया कि एलियन डीएनए, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, उस प्लाज्मिड में तुमने एलियन डीएनए जोड़ दिया, जैसे इंसुलिन जीन, और इसको किसके अंदर डाल दिया? ई कोलाई के अंदर डाल दिया। When a piece of alien DNA, foreign DNA is integrated into the genome, जीनोम यानी प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड यानी जीनोम के साथ जोड़ दिया। मान लो जीनोम वो प्लाज्मिड है। जब कोई फॉरेन या एलियन डीएनए को इंटीग्रेट का मतलब जोड़ दिया किसके साथ? प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ दिया और होस्ट में डाल दिया बैक्टीरिया में, तो क्या होगा? इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद होस्ट डीएनए। तो ये इंसुलिन जीन प्लाज्मिड के डीएनए के साथ साथ इंसुलिन जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया जब बच्चे तैयार करेगा तो उसके बच्चों में क्या नजर आएगा? जब इस बैक्टीरिया के बच्चे पैदा होंगे तो उन बच्चों के प्लाज्मिड में क्या नजर आएगा? इंसुलिन जीन। तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ इंसुलिन जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंसुलिन जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, इनहेरिटेड अलॉन्ग विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ साथ बच्चों के डीएनए में भी नजर आएगा इंसुलिन जीन। ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज द एलियन डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम। ये जो एलियन या फॉरेन डीएनए था, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड, हमारा और बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। बैक्टीरिया इंसुलिन जीन को अपना ही जीन समझ लेता है। This happens because the alien DNA has become part of the host chromosome। जो फॉरेन डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया अपना ही जीन समझता है, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड सेम है। द क्रोमोसोम ऑफ होस्ट शुड हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये प्लाज्मिड तभी रेप्लिकेट करेगा जब इसके पास कोई विशेष सीक्वेंस होगा, और वो विशेष सीक्वेंस कहलाता ओरिसाइट। क्या होना चाहिए? ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके प्लाज्मिड और बनाएगा जब इसके पास क्या होगा? ओरिसाइट। बिना ओरिसाइट के ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो जैसे ऐसे समझो, तुमने इंसुलिन जीन लिया, ये लिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, तुमने इंसुलिन जीन लिया, ये इंसुलिन जीन है, सपोज करो।
इस इंसुलिन जीन को यहां डाल दिया तो बेकार, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो इंसुलिन जीन को ऐसे डीएनए के प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है, बैक्टीरिया के ऐसे डीएनए के साथ जोड़ना है जिसके पास खुद की क्या हो, ओरिसाइट, क्योंकि ओरिसाइट से ही डीएनए खुल के रेप्लिकेट होता है। ओरिसाइट नहीं होगी तो ये डीएनए खुलेगा ही नहीं, रेप्लिकेट ही नहीं करेगा। तो डीएनए खुलने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ओरिसाइट। तो प्लाज्मिड्स के पास खुद की ओरिसाइट होती है, प्लाज्मिड्स हैव देयर ओन ओरिसाइट, प्लाज्मिड के पास अपनी ओरिसाइट है, तो इसका डीएनए खुल जाता है और रेप्लिकेट कर जाता है। तो प्लाज्मिड होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना रेप्लिकेशन स्वयं कर सकते हैं। प्लाज्मिड को अपने बैक्टीरिया के मेन डीएनए पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए है। प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए मेन डीएनए की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि प्लाज्मिड के पास अपनी खुद की क्या है, ओरिसाइट है। The chromosome of host should have a specific sequence known as origin of replication या ओरिसाइट। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिसाइट होगी तभी रेप्लिकेशन शुरू होगा, डीएनए खुलेगा और रेप्लिकेशन शुरू होगा। अगर इंसुलिन जीन को हमने ऐसे ही डाल दिया बिना प्लाज्मिड में जोड़े हुए तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, बेकार हो गया, कुछ नहीं होगा, उसकी कॉपीज नहीं बनेंगी। द एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एलियन डीएनए को ओरिसाइट के आसपास चिपका दिया जाता है, फॉरेन डीएनए को ओरिसाइट के आसपास चिपका दिया जाता है। कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये एलियन डीएनए या इंसुलिन जीन बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ मल्टीप्लाई करता है। सेवरल कॉपीज ऑफ एलियन डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। इंसुलिन जीन की ढेर सारी कॉपीज बन जाती हैं, इसे क्लोनिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो इतना समझो, पुराने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की कमी थी, क्या कमी थी, कि डिजायरेबल जीन या कैरेक्टर के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन या कैरेक्टर पहुंच जाते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग केवल अब बात करती है किसकी, डिजायरेबल कैरेक्टर्स की बात करती है। अगर इंसुलिन जीन को बिना प्लाज्मिड में जोड़े डाला जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा, कोई कॉपीज नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले आपको प्लाज्मिड को बाहर निकालना है, एलियन या फॉरेन डीएनए को जोड़ना है, वापस से बैक्टीरिया के अंदर डालना है। बैक्टीरिया इंसुलिन जीन को अपना ही जीन समझेगा, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड सेम यूनिवर्सल है। प्लाज्मिड जैसे ही रेप्लिकेट करेगा तो इंसुलिन जीन की ढेर सारी कॉपीज बन जाएंगी, उसके बच्चों में नजर आएगा, जिसे क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन प्लाज्मिड क्यों रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड के पास अपनी खुद की क्या है, ओरिसाइट पाई जाती है। आगे देखते हैं, इंसुलिन जीन की जो कॉपीज बन जाती हैं उन्हें क्लोन्स कहते हैं। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो तरह के डीएनए को जोड़ देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तुमने प्लाज्मिड में कौन सा जीन जोड़ दिया, प्लाज्मिड में तुमने इंसुलिन जीन जोड़ दिया तो ये कैसा डीएनए बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो तरह के डीएनए को जोड़ देना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ये एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जीन के साथ तोड़ जोड़ हो रहा है। इंसुलिन जीन को हम अपनी सेल से काट के लाए, सेल के डीएनए से, और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में लाके जोड़ दिया, और हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट मतलब दो तरह के डीएनए को जोड़ दिया। तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो। यहां पे इंजीनियरिंग तो की जा रही किसके साथ? जीन्स के साथ। तोड़ना और जोड़ना इंजीनियरिंग है, जीन के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कब बनाया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। यहां पर एक जीन लिया गया, इंसुलिन की जगह कौन सा लिया गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाल के लाए थे, उसका नाम नहीं दे रखा। इस फॉरेन डीएनए को इस फॉरेन डीएनए को किसमें जोड़ दिया? इस एलियन या फॉरेन डीएनए यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड में जोड़ दिया। इकोलाई का प्लाज्मिड नहीं लिया, किसका लिया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, इसमें ला के जोड़ दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि इनके पास ओरी साइट होती है। 1 से 2, 2 से 4 ऑटोनॉमस होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर होते हैं और 2 धागे से बने होते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर होते हैं और 2 धागे से बने हैं। इनके पास अपनी खुद की ओरी साइट होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये मेन डीएनए के अलावा है। बैक्टीरिया में 2 तरह का डीएनए है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल है, उससे मतलब नहीं है। प्लाज्मिड अलग होते हैं। ये प्लाज्मिड के पास भी ओरी साइट होती है और इसके पास भी अपनी क्या होती है? दोनों के पास होती है अपनी ओरी साइट। तो अगर फॉरेन डीएनए को हम यहां जोड़ दें या यहां जोड़ दें तो रेप्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है? दोनों के पास ओरी साइट। ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। इस डीएनए के अलावा है, इस डीएनए को एक क्रोमोसोम भी माना जाता है। इस डीएनए को एक क्रोमोसोम भी कहा जाता है बैक्टीरिया। इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त है ये, तो प्लाज्मिड को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त है तो प्लाज्मिड को कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इस क्रोमोसोम के अलावा है। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सा लिया था जीन? एंटीबायोटिक फॉरेन जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और प्लाज्मिड कौन सा लिया? साल्मोनेला का प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, अपने आप रेप्लिकेट करने वाले सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहलाते हैं। स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में ये किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाल के लाए। आइसोलेट का मतलब निकालना, निकाल करके लाए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाल के लाए, उसका नाम नहीं दिया। कोहन एंड बॉयर ने 1972 में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल के लाए एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से। अब डीएनए को काटा कैसे जाए? काटेंगे तभी तो जीन निकलेगा बाहर। काटने के लिए कुछ एंजाइम भी खोजे गए। उन एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काट देते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, विशेष जगह से डीएनए को काटना कैसे संभव हुआ? बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काट सकते हैं, तो इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काट सकते हैं तो इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। इनकी मदद से कोहन और बॉयर ने क्या किया? एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से कौन सा जीन काट करके लाए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काट के लाए।
और इसको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में लाके जोड़ दिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से ला, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन प्लाज्मिड निकाला था इन्होंने किससे? इकोलाई से नहीं निकाला था, साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में तो जोड़ दिया इन्होंने। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला के प्लाज्मिड के साथ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया। प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट। जब इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में वापस डाला गया तो प्लाज्मिड के साथ क्या क्या चला गया? एलियन डीएनए भी तो चला गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो जोड़ रखा था वो भी तो चला गया। तो सबसे पहले ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल के लाए किसी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से और उसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ दिया, बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने वापस से साल्मोनेला में नहीं डाला था, इन्होंने साल्मोनेला में कोशिश किया होगा, गया नहीं। इनका एक रिश्तेदार है साल्मोनेला का, इकोलाई, थोड़ा बड़ा साइज का बैक्टीरिया है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को साल्मोनेला की जगह पे किसमें डाला था इन्होंने? इकोलाई में डाल दिया था। इकोलाई साल्मोनेला का रिश्तेदार है, ऐसा समझो। तो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसके प्लाज्मिड में जोड़ा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाला, आइसोलेट किया, और किस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ा? साल्मोनेला के। काटने के लिए एंजाइम लिए, ढूंढा इन्होंने, काटने के लिए एंजाइम कौन से है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दो डीएनए को जोड़ने के लिए एंजाइम कौन से? डीएनए लाइगेज। तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ के क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लैब में बनाया था विट्रो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, ट्रांसफर करना चाहिए था कौन से बैक्टीरिया में? अरे साल्मोनेला का प्लाज्मिड था तो साल्मोनेला में डालना था, कुछ हो नहीं पाया होगा इनसे, तो इसने ई कोलाई में डाल दिया। किसमें डाल दिया? ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। ई कोलाई एक बैक्टीरिया जो साल्मोनेला का संबंधी है, क्लोज रिलेटिव है। तो ई कोलाई में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड के साथ रेप्लिकेट करता है और उसकी ढेर सारी कॉपीज बन जाती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की। इसे क्लोनिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग। ये देखो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने काट करके लाए क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसी एक बैक्टीरिया से ये काट करके लाए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड किसका लिया? साल्मोनेला, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया। इस डीएनए को और प्लाज्मिड डीएनए को काटने के लिए एंजाइम यूज किया। एक ही तरह का यूज किया जाता है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को काटा, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से साल्मोनेला के प्लाज्मिड को काटा, तभी आपस में चिपकेंगे। एंजाइम एक ही होना चाहिए। इस डीएनए और इस डीएनए को काटने के लिए एंजाइम एक ही तरह का चाहिए। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी काटता है और साल्मोनेला के प्लाज्मिड को भी। फिर इसको ला करके इसमें जोड़ दिया और क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज।
डीएनए लाइगेज दोनों डीएनए को जोड़ देगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बाइफॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दोनों डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड बना देगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इन्होंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें वापस डालना चाहिए था? साल्मोनेला में डालना चाहिए था, लेकिन डाल किसमें दिया इन्होंने? इकोलाई में डाल दिया। ये देखो इकोलाई लिखा है। इसको डाल दिया इकोलाई में। तो इकोलाई ने क्या किया, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ढेर सारी कॉपीज बना दी। इसे क्लोनिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहन एंड बॉयर ने किस ईयर में बनाया? 1972 में। ये एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से क्या निकाल के लाए? इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसके प्लाज्मिड में जोड़ा? किस एंजाइम की मदद से काटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किस एंजाइम की मदद से दोनों डीएनए जोड़ा? डीएनए लाइगेज। वापस से साल्मोनेला में नहीं डाला, किस में डाल दिया? इकोलाई में डाल दिया। तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा, इसको रख देंगे बायोरिएक्टर के अंदर, स्टेराइल बर्तनों के अंदर। तो बैक्टीरिया खाना खाएगा बर्तन के अंदर, जो मीडियम है, मीडियम मतलब खाना खाएगा और अपने बच्चे पैदा करेगा। उन बच्चों के प्लाज्मिड में क्या नजर आएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ढेर सारी कॉपीज बन जाती हैं। इसे क्लोनिंग कहते हैं। कर ले जाओगे? पढ़ लेते हैं, फोटो ले लो। हटा दें। फिर है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। जब हम जीएमओ बनाते हैं, जीएमओ क्या होता है? जिसके डीएनए में हमने फॉरेन जीन को जोड़ रखा है। ऐसा बैक्टीरिया इकोलाई जिसके डीएनए में इंसुलिन जीन लगा दिया, वो जीएमओ बन गया। 3 बेसिक स्टेप है जीएमओ बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमने पैनक्रियास के डीएनए को आइडेंटिफाई किया, अपने पैनक्रियास से के सेल से डीएनए निकाला, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर डिजायरेबल जीन है, मतलब वाला जीन क्या था? इंसुलिन जीन। उसको पहचान लिया और निकाल लिया। सबसे पहले डिजायरेबल जीन चाहिए। इंसुलिन जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता। तो डीएनए को पूरा देखा, पहचाना, और उसके अंदर अपने मतलब का जीन है, डिजायरेबल जीन, उसको निकाल लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इस इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट यानी बैक्टीरिया में डाल दिया। होस्ट यानी बैक्टीरिया में डाल दिया। होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता। अब ये बैक्टीरिया मरने ना पाए, क्योंकि 20 मिनट में मर जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ये डीएनए बना रहे तो इकोलाई को जिंदा रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको बैक्टीरिया को कहां रखेंगे? बैक्टीरिया को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाएगा, बायोरिएक्टर यानी फॉर्मेंटर्स में रखा जाएगा, स्टेराइल बर्तनों में रखा जाएगा। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो फॉरेन डीएनए भी या इंट्रोड्यूस डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा।
और उसके बच्चों में भी नजर आएगा, प्रोजेनी में भी, बच्चों में भी नजर आएगा। तो किसी जीएमओ बनाने में 3 स्टेप है। कैसे 3 स्टेप है? सबसे पहले फॉरेन डीएनए तो ढूंढो पहले, जिसको प्लाज्मिड में ढूंढ लगाना था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, डीएनए को पहचानना और अपने मतलब का जीन ढूंढना। पैनक्रियास सेल से डीएनए निकाला, अपने मतलब का डीएनए इंसुलिन जीन को ढूंढ लिया, अलग कर लिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया तो मर जाएगा, तो स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करोगे ताकि इंसुलिन जीन उसके बच्चों में भी पहुंच जाए, प्रोजेनी में भी। तो इंसुलिन जीन खत्म नहीं होगा, फिर उसके बच्चों में दिख जाएगा, आ जाएगा। बस क्या करना है, बैक्टीरिया को खाना खिलाते रहो बायोरिएक्टर में, वो इंसुलिन जीन की ढेर सारी कॉपीज बना देगा। और इन बायोरिएक्टर के अंदर कंडीशंस पैदा करो तो इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे, और इंसुलिन बनने लग जाएगा। इंसुलिन को बायोरिएक्टर से निकाल के उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, मरीजों पे चेक किया जाएगा, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव मिला करके मार्केट में भेजा जाएगा। ये एक पार्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक ये है देखो, नॉर्मल इंजीनियरिंग के औजार क्या होते हैं? फावड़ा, बेलचा, हथौड़ी, छेनी, ये सब नॉर्मल इंजीनियरिंग के औजार हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के औजार क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के औजार क्या है? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के औजार, इसमें सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्योंकि इनके बिना हम डीएनए को काट ही नहीं सकते। डीएनए से डीएनए बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड, 2 से 4 प्लाज्मिड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए। डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम भी चाहिए। 2 डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइस्टर। और वेक्टर चाहिए, वेक्टर जैसे प्लाज्मिड भी तो चाहिए, और होस्ट चाहिए जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट। ये सब औजार हैं। 5 औजारों के नाम याद करो, 5 औजारों के नाम याद करो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को जोड़ने के लिए, डीएनए लाइगेज, और फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर में जोड़ेंगे जैसे प्लाज्मिड। वेक्टर चाहिए जैसे प्लाज्मिड, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डालेंगे? होस्ट के अंदर। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है, क्योंकि इसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव ही नहीं है। बिना डीएनए को काटे आप कर ही नहीं सकते कुछ काम। तो ये इंडिस्पेंसेबल टूल है। कैसे टूल है ये? ये इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं, यानी बिना इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। अब एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, जैसे बहुत आराम से मैं बोल रहा हूं। एक एक पॉइंट को बहुत गौर समझना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल अगर यहां से नहीं आया तो एग्जामिनर नालायक है। 1963 में 2 एंजाइम जो कि बैक्टीरियोफाज यानी वायरस की ग्रोथ को रोक रहे थे,
वो ई कोलाई में खोजे गए, ई कोलाई से निकाले गए। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजेस बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करती हैं, वायरस होते हैं। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया है या वायरस है? बैक्टीरियोफाज, फाज का मतलब वायरस। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ई कोलाई के अंदर से 2 एंजाइम निकाले गए जो इस वायरस को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। 2 एंजाइम्स इसमें से निकाले गए, आइसोलेट किए गए, जो वायरस की ग्रोथ को रोक रहे थे। कैसे? वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। एक एंजाइम ने वायरस के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ के उसे इनएक्टिव कर दिया, वाइल दूसरे एंजाइम ने, दूसरे ई कोलाई के एंजाइम ने वायरस के डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दूसरा एंजाइम जिसने वायरस के डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा किया वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। फिर से समझो, 1963 में ई कोलाई के अंदर से 2 एंजाइम निकाले गए। ये एंजाइम बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहे थे। एक ने क्या किया? एक ने बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था उसमें क्या ऐड कर दिया? बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल देती है। इसने फाज के डीएनए में क्या जोड़ दिया जाके? मिथाइल ग्रुप। तो वो इनएक्टिव हो गया। और दूसरे एंजाइम ने, ई कोलाई के दूसरे एंजाइम ने इस फाज का डीएनए का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दूसरा एंजाइम जिसने फाज के डीएनए का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया वो हाइन-2 था, वाज आइसोलेटेड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा दुनिया का? हाइन-2 है। इसको निकाला गया, आइसोलेट किया गया। लेकिन ये क्या काम करता है, इसके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता करने में कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। एंजाइम तो, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो निकाल लिया, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से डीएनए को काटता है, इसको पता लगाने में कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है? कह रहा कि हाइन-2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये हाइन-2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था, ये डीएनए को काटता है विशेष जगहों से। ये रिकॉग्नाइज करता है डीएनए के 6 बेस पेयर सीक्वेंस को, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक या रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे है GAATTC, ये डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इधर भी क्या है? C के सामने G, T के सामने A, T के सामने A, T, T और C। तुम इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, ये सीक्वेंस सेम नजर आ रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस कहलाते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इन्हें पैलिंड्रोमिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के जिन सीक्वेंस को पहचानते हैं उन्हें रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। ये सीक्वेंस आगे और पीछे से पढ़े जाने पर सेम होते हैं। ये कितने बेस पेयर का सीक्वेंस है? 6 दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये तो इको R1 का है, ये हाइन-2 का सीक्वेंस नहीं है। हाइन-2 का मैंने कॉपी में नोट्स में दे रखा है, अगर देखना चाहो देख सकते हो। ये कितने बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता है? हाइन-2 6 बेस पेयर। और डीएनए को काटेगा विशेष जगह से। इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस।
ये सीक्वेंस कहलाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आगे पीछे से पढ़ने में एक जैसा है तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहलाता है। कितने बेस पेयर का है? ये 6 बेस पेयर का है। 1 2 3 4 5 6। ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सारे डीएनए को नहीं पहचानते, डीएनए के कुछ विशेष सीक्वेंस को ही पहचानते हैं, जिन्हें रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये डीएनए को काटते हैं विशेष जगहों से, जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काट रहा है जी और ए के बीच में। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काट रहा है जी और ए के बीच में। तो जहां से काटता है उसे रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, सीक्वेंस नहीं कहते हैं, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या ये डीएनए के एक धागे को काट रहा है या दोनों धागे को? दोनों धागे काट रहा है। कौन से बॉन्ड तोड़ेगा? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। डीएनए की बैकबोन तोड़ता है शुगर फॉस्फेट। फिर से देखो, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा खोजा गया? HIND2। लेकिन ये खोजा और निकाला गया, लेकिन इसके कैरेक्टर्स के बारे में कितना साल बाद पता लगा? 5 साल लग गए। इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पता लगाने में 5 साल लग गए। HIND2 डीएनए को किसी विशेष जगह से ही काटता है और विशेष प्रकार के सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है। जिस 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को यह पहचानता है उसे कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक। तो HIND2 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर का? ये आ चुका है, 6 बेस पेयर का था। हालांकि ये HIND2 का नहीं है, ये EcoR1 दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक धागे को काटते हैं या 2 धागे को? दोनों धागे को काटते हैं। कौन से बॉन्ड तोड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी शुगर फॉस्फेट को तोड़ते हैं। डीएनए की बैकबोन तोड़ते हैं, उसमें कौन से बॉन्ड है? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्या ये डीएनए के एक धागे को काटते हैं या दोनों धागे को? दोनों धागे को। जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक कहते हैं, जो आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम होते हैं। GAATTC इधर से भी और इधर से भी GAATT से। जिस जगह से डीएनए के धागे को काटते हैं वो साइट क्या कहलाती है? रेस्ट्रिक्शन साइट। देखो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक अलग चीज हो गई। ये पूरा सीक्वेंस है रिकॉग्निशन, इसको पहचानता है और काटता कहां से है? मान लो ये जी और ए के बीच में काट रहा है तो इधर वाले धागे को भी काटेगा और इधर वाले को। जहां से काट रहा है वो रेस्ट्रिक्शन साइट। मोर देन 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। 230 तरह के बैक्टीरिया से लगभग 900 से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हर एक का ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये अलग अलग होता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग होता है। वो EcoR1 का है, HIND2 का अलग होगा। ज्यादातर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वो 4 से 6 बेस पेयर के होते हैं। 4 से 6 बेस पेयर वाले। इनका नाम कैसे रखा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का? मान लो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1। EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इनका नामकरण कैसे किया? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। ये कहां से निकाला गया? E-coli से। तो EcoR1 E कहां से आया? ये जीनस से आया। ये बैक्टीरिया के जीनस का पहला लेटर हो गया E। एस्चेरिशिया होता है ना, एस्चेरिशिया। एस्चेरिशिया यानी जीनस का पहला लेटर क्या है? E। तो जीनस का पहला लेटर E हो गया। स्पीशीज के 2 लेटर
CO हो गए, ये दो लेटर हो गए स्पीशीज से आते हैं। R हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रेन, और 1 का मतलब ये पहला एंजाइम उस बैक्टीरिया से निकाला गया। एक बैक्टीरिया के अंदर एक से ज्यादा होते हैं, तरह के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड, तो ये नंबर हो गया 1। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पहला लेटर कहां से आएगा? E, जीनस से आया। दूसरे दो लेटर CO स्पीशीज से आ गए। R हो गया स्ट्रेन, और यहां पर स्ट्रेन का नाम भी दे रखा RY13। R का पूरा नाम है RY13 जो स्ट्रेन था। और 1 का मतलब ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इकोलाई से निकाला गया, यानी इकोलाई के अंदर एक से ज्यादा होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम द जीनस, पहला तो जीनस से आ गया E। जीनस क्या है? एस्चेरिशिया, उसका पहला लेटर E हो गया। द सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज, बाद के दो लेटर स्पीशीज के हो गए CO, तो इको R1 कम्स फ्रॉम ईस्चेरिशिया कोलाई, तो ये इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे निकाला गया? ये इकोलाई से निकाला गया है। R लेटर क्या है? ये स्ट्रेन को बताता है, बैक्टीरिया में तरह तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, और यहां पर जो स्ट्रेन है उसका नाम भी दे रखा है RY13 है, जो स्ट्रेन है उसका नाम भी दे रखा है RY13। रोमन नंबर जो आगे 1 लिख रखा है, इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से किस क्रम में निकाला गया है। क्रम मतलब पहला एंजाइम है 1 हो गया, तो दूसरा एंजाइम निकालते वो 2 हो जाता, क्या हो जाता? तो ई कोलाई से पहला निकाला गया तो 1 हो गया, ई कोलाई से कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालते तो 2 हो जाता। तो ये 1 और 2 जो रोमन नंबर है ये बताते हैं ये किस क्रम में एंजाइम वो ई कोलाई से या किसी बैक्टीरिया से निकाला गया। कर पाओगे? अब हाइंड 2 बताओ। हाइंड ये H जो है वो हीमोफिलस है, हीमोफिलस से आया। हीमोफिलस का पहला लेटर H हो गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी स्पीशीज के दो लेटर ये हो गए, और 2 हो गया यानी दूसरा एंजाइम। इस बैक्टीरिया से जो पहला एंजाइम निकाला था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था ही नहीं, वो कुछ और था। तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड नंबर पे निकला था, तो हाँ इन 2 हो गया। पहला एंजाइम जो निकला था वो रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक, आगे बढ़े। ये डीएनए के जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक। डीएनए को जहां से काटते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, एक धागे को दो धागे को, दोनों धागे को काटते हैं, कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि शुगर फॉस्फेट में है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से एंजाइम के ग्रुप में आते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं। ये एक एंजाइम का बड़ा ग्रुप है, न्यूक्लियसेस के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियसेस दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ये मान लो डीएनए है 3 to 5 और ये है 5 to 3। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को किनारे किनारे से काटते हैं, एक एक बार, ये एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। और बीच में डीएनए को काट रहे हैं बीच से, तो ये एंडोन्यूक्लियस होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियसेस के अंतर्गत एंडोन्यूक्लियस में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए।
एक्सोन्यूक्लियस किनारे से डीएनए को काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस में कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये डीएनए को विशेष जगहों से काटते हैं, बीच में काटते हैं, किनारे से नहीं काटते, डीएनए में बीच में डीएनए में काटते हैं, विद इन द डीएनए। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा क्या? ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये पूरे डीएनए की लंबाई में इसको पहले स्कैन करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए को लंबाई में क्या कर रहा है? स्कैन। क्या ढूंढ रहा है उसके अंदर? अपना पैलिंड्रोमिक ढूंढ रहा, अपना पैलिंड्रोमिक ढूंढ रहा है। जैसे इसको मिल जाएगा, once it finds its specific recognition sequence, जैसे ही इसको अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, इट विल बाइंड टू डीएनए, डीएनए से चिपक जाता है, एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए का इंस्पेक्शन करता है, मूल्यांकन पूरी लंबाई में। फिर ये जैसे ही अपने पैलिंड्रोमिक या रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ लेता है, तो ये डीएनए से चिपक जाता है और डीएनए के दोनों धागों को काट देगा। कौन से बॉन्ड तोड़ता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ देता है। मान लो यहां पर जी है और यहां ए है, इधर भी जी है और ए है, तो ये किसके बीच में कट लगा रहा है? ये जी और ए के बीच में कट लगा रहा है। मान क्या ये डीएनए के एक धागे को काट रहा है या दोनों धागे को? दोनों धागे को काट रहा है। कहां पे कट लगा रहा है? विशेष जगहों पे कट लाता है। कौन सी चीज को तोड़ रहा है? कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। कौन से बॉन्ड को? तो ये आ चुका है सवाल। क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के एक धागे को काटता है? नहीं, दोनों धागे काटता है। कौन से बॉन्ड तोड़ रहा है? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, यानी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है, जो कहां मौजूद है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन में है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ रहा है, या कह लो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। जिन जगह से तोड़ता है, काट रहा है, क्या ये एक धागे को काट रहा है या दोनों? जिन जगह से काटता है उन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। तो पूरे डीएनए का मूल्यांकन करेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको मिल गया, वहां से डीएनए में चिपक जाएगा और दोनों डीएनए के शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को, शुगर फॉस्फेट को तोड़ के शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ेगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग होता है। ज्यादातर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर के होते हैं? 4 से 6। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशेष डीएनए के सीक्वेंस को पहचानता है, उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक। Restriction enzymes are found in bacteria. For their defense, only bacteria, only prokaryotes में होते हैं। Restriction enzyme केवल prokaryotes में होते हैं। वायरस को मारने के लिए, सुरक्षा के लिए होते हैं। ये वायरस के डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा करके वायरस को मार देते हैं और बैक्टीरिया को बचा लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये केवल प्रोकैरियोट्स में होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंस read the same on the 2 strand 5 to 3 direction. That is also true if read in 3 to 5 direction. तुम इसको पढ़ोगे GAATTC इधर से भी है और इधर से पढ़ोगे तो GAATTC इधर भी है। ये एंजाइम
डीएनए, ये एंजाइम डीएनए के जिन सीक्वेंस को पहचानते हैं उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। रिकॉग्निशन या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? जो एक तरफ से चलने पर या इधर से चलने पर भी सेम है और इधर से चलने पर भी सेम है। इधर भी है GAATTC और इधर भी है GAATTC, दोनों तरफ से सेम है। अब इधर से पढ़ो, 3 की तरफ से पढ़ो, CTTAAC है तो इधर 3 से पढ़ो CTTAAC है। इसका मतलब ये हुआ जब इधर से पढ़ोगे 5 to 3 तब भी सेम होंगे, जब 3 to 5 पढ़ोगे तब भी सेम होगा। कैसे? इधर से पढ़ा तुमने 5 to 3 पढ़ो, इधर GAATTC, इसको भी 5 to 3 पढ़ो GAATTC। अब 3 to 5 दोनों को पढ़ो CTTCAAC CTTAAC। तो जिधर से पढ़ोगे दोनों तरफ से सेम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर। ये सेंटर से थोड़ा सा हट करके काटते हैं। कहां से काट रहा है? सेंटर पे थोड़ी ना काट रहा है, यहां से, ये सेंटर से थोड़ा सा हट के काट रहा है। सेंटर तो ये है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। ये पैलिंड्रोमिक साइट को बीच से नहीं काटता है, बीच से थोड़ा सा हट के, ये बीच है, थोड़ा सा हट के काट रहा है। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड में दो सेम बेसिस के बीच में कट मारता है। जैसे इस वाले स्ट्रैंड में G और A के बीच में कट मार रहा है, तो इस वाले स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में कट मार रहा है। तो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, एक ही बेसिस के बीच में, सेम बेसिस के बीच में कट मार रहा है। ऐसा करने से क्या होगा? दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। ऐसा करने से कुछ हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन को ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या स्टिकी एंड्स कहते हैं। इसको ऐसे समझो, ये है, ये मान लो प्लाज्मिड का डीएनए है, वेक्टर डीएनए, और ये फॉरेन डीएनए है। एक तरफ वेक्टर डीएनए ले रखा है और एक तरफ फॉरेन डीएनए ले रखा है। तो तुमने यहां पर इको R1 लिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इको R1 किसके बीच में कट मारता है? G और A के बीच में। तो इधर से काटा G और A के बीच में, इधर से भी काटा G और A के बीच में। थोड़ा बड़ा कर दो। ये है इको R1, G और A के बीच में इधर भी कट लगा रहा, G और A के बीच में इधर भी कट लगा रहा। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर डीएनए को काट रहे हैं, यानी प्लाज्मिड के डीएनए को, उसी से हम फॉरेन डीएनए को भी काटेंगे, तभी चिपकने वाले सिरे तैयार होंगे और ये आपस में चिपकेंगे। तो इको R1 से इसको भी काटा और इको R1 से वेक्टर यानी प्लाज्मिड डीएनए को भी काटा, और इको R1 से तुमने फॉरेन डीएनए को भी काट लिया। ऐसा काटने से ये हो गया, अरे यहां से काटो रहा, ये इतना हिस्सा कट के अलग हो गया, तो ये ऐसा हो गया। अरे इसको काट के फेंक दो, इधर ये आया GC GC TTA आ गया। तो रेस्ट्रिक्शन है, इधर भी ऐसा काटो, यहां से ये काट रहा है, G और A के बीच में कट मार रहा है, तो G और A के बीच में कट मारो, ये कट के अलग कर दो, ये कट के अलग हो गया, तो इधर क्या बचा? C और G TTAA। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बीच से नहीं काटते, बीच से थोड़ा सा हट करके काट रहा है। ऐसा करने से इतना हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, डीएनए का इतना हिस्सा एक धागे का हो गया। इसको कहते हैं चिपकने वाले सिरे, स्टिकी एंड बन गए। क्या बन गए? स्टिकी एंड। क्या ये दो आपस में चिपक पाएंगे? देखो अब
अरे चिपक जाएंगे। अरे टी किससे पेयर करता है? ए से। टी किससे पेयर करता है? ए से ए, टी से ए, टी से, यही तो लगा इधर। अरे ए टी टी तो लगा है इधर। तो जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को काटेंगे तो आपस में चिपकने वाले सिरे बन जाते हैं, लेकिन जरूरी रहे एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में आकर के चिपक गए। अब डीएनए लाइगेज इन दोनों के बीच में क्या बना देगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज इन दोनों को जोड़ देगा और क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो तरह के डीएनए को जोड़ दिया। फिर से बताऊं, फिर से सुन लो। द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों धागे को काटता है, एक ही जगह से काटेगा। जैसे इसको काट रहा है जी और ए के बीच में, तो इसको भी काट रहा है जी और ए के बीच में, सेम साइड से, एक ही जगह से काट रहा। ये डीएनए के दोनों धागों को एक ही जगह से काटता है, उनको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां से काटता है। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने वेक्टर डीएनए को काटा है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने फॉरेन डीएनए को भी काटा। EcoR1 cuts the DNA between bases GNA only when the sequence GAA-TTC is present in the DNA. EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। EcoR1 किसको पहचानता है? GAA-TTC को पहचानता है। तो ये EcoR1 का बन गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये किसके बीच में कट लगाता है? G और A के बीच में। क्या ये डीएनए के एक धागे को काटता है या दोनों धागों को? दोनों धागों को काटता है। जिन जगह से काटता है वो रेस्ट्रिक्शन साइट है। कौन से बॉन्ड तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ता है। ऐसा करने से क्या हुआ? ये आपस में चिपकने वाले सिरे तैयार हो गए। इतना हिस्सा इसका कैसा हो गया? एक धागे का। इतना हिस्सा कैसा हो गया? एक धागे का। तो वेक्टर डीएनए का इतना डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और फॉरेन डीएनए का इतना हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को चिपकने वाले सिरे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टिकी हैंड्स? क्योंकि ये इसमें आके इसमें चिपक सकता है, क्योंकि इधर है TEAA और इधर है AATT, कॉम्प्लीमेंट्री है, चिपक जाएगा। तो डीएनए लाइगेज आकर के फिर इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के दोनों डीएनए को जोड़ के बना देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये सिरे चिपकने वाले क्या क्यों कहलाते हैं? These are named sticky end। इनको स्टिकी एंड क्यों कहते हैं? Because they form hydrogen bond with their complementary sequence। इनको चिपकने वाले सिरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री, इनका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया AATT, उसके साथ क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये बनेगा यहां, वो बनाएगा लाइगेज। इनको चिपकने वाले सिरे क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भैया इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? TTA का कॉम्प्लीमेंट्री AATT हुआ। ये आके इसमें चिपक जाएगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसीलिए इनको कहा जाता है स्टिकी एंड, चिपकने वाले सिरे। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो डीएनए लाइगेज आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देगा। डीएनए लाइगेज आके इन दोनों को जोड़ देगा। तो स्टिकीनेस होने से फायदा हो गया, दोनों करीब आ गए। डीएनए लाइगेज ने दोनों को जोड़ दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है दो तरह के डीएनए को जोड़ने के लिए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये डीएनए कहां से आए भैया? अलग अलग स्रोतों से। एक तो प्लाज्मिड का डीएनए जो मान लो ई कोलाई से निकाल लिया,
और एक इंसुलिन जीन तुमने हमारे डीएनए से निकाल लिया, तो दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए को निकाल के उनको आपस में जोड़ के तुमने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना होते तो क्या तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाते? नहीं बना पाते। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम बना पा रहे हो क्योंकि डीएनए को काटने वाले एंजाइम है हमारे पास, और डीएनए को कुछ इस तरीके से काट देते हैं कि चिपकने वाले सिरे तैयार हो जाते हैं, आपस में चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, फिर डीएनए लाइगेज दोनों डीएनए को जोड़ देगा और बना देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। When cut by the same restriction enzyme, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end, तो एक जैसे चिपकने वाले सिरे तैयार हो जाएंगे, and these can be joined together using DNA ligase, और ये दोनों डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। तो कंडीशन यहां पे क्या है? एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, वेक्टर डीएनए को काटने के लिए भी और फॉरेन डीएनए को काटने के लिए भी। ऐसा जब करेंगे तो आपस में चिपकने वाले सिरे तैयार हो जाते हैं, ये इसमें आके चिपक जाएगा और डीएनए लाइगेज दोनों को जोड़ देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक शायद नहीं आया लेकिन आ सकता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाता है वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को काटने के लिए, तभी चिपकने वाले सिरे बनेंगे और ये दोनों डीएनए आकर के आपस में चिपक जाएंगे। फिर देखो क्या लिखता है, अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए, विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब तक हम दोनों डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटेंगे, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना पाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर डीएनए को काटें उसी से ही फॉरेन डीएनए को काटेंगे, तो ऐसे क्या होगा? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री यानी चिपकने वाले सिरे बन जाएंगे और डीएनए लाइगेज उनको जोड़ के बना देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ये तो पहला टूल हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पढ़ लेना, दोबारा देखना, इस लेक्चर को तेज बढ़ा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब जैसे हमको इंसुलिन जीन को निकालना है, इंसुलिन जीन कहां मिलेगा? बॉडी में, सारी सेल में होता है, लेकिन एक्टिव होगा पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के अंदर। पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से हमने सारा डीएनए निकाल लिया, सेपरेट कर लिया। अब उसमें से हमें इंसुलिन जीन को अलग करना है। पैनक्रियाज की सेल से सारा डीएनए निकाल लिया, सेपरेशन, और उसमें से इंसुलिन जीन को अलग करना, आइसोलेट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पैनक्रियाज की सेल से डीएनए को बाहर निकाल लिया। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जहां जहां अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेंगे उस डीएनए पर, तो डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर एक से ज्यादा हो सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। फिर इन टुकड़ों को अलग किया जाता है, सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के टुकड़ों को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। ये देखो, बिल्कुल इजी। ये अगर जेल है, अगर जेल एक रेड एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से भी मिलता है। रेड एल्गी जेलिडियम या ग्लेसिलेरिया से मिलता है अगर जेल। इसमें करते क्या है? अगर जेल में गड्ढे बना देते हैं, इनको वेल्स कहते हैं। अगर जेल पे गड्ढे बना दिए, इन्हें वेल्स। 4 सेल के अंदर से डीएनए निकाला,
यहां रख दिया डीएनए सारा, एक सेल का डीएनए यहां रख दिया वेल में, एक सेल का यहां रख दिया, एक सेल का यहां और एक सेल का यहां। पैनक्रियास की 4 सेल से डीएनए को निकाला, यहां रख दिया, यहां डाला। हमें तो मालूम नहीं कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पैलिंड्रोमिक इन पे है, तो अंदाजे से डाल। यहां एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला 1, यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला 2 दूसरा, यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला 3 तीसरा, और यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला चौथा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के क्या कर देगा, जहां उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा वहां डीएनए को काटेगा वो। लेकिन यहां पर डीएनए कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यहां यूज किया है उसका कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस डीएनए पर नहीं है, तो डीएनए का टुकड़ा हुआ ही नहीं। तो लेन 1 में क्या है, लेन 1 में कह रहा है अनडाइजेस्टेड है, डीएनए डाइजेस्ट ही नहीं हुआ लेन 1 में। लेन 1 ये है। लेन 2, 3 और 4 में डीएनए के टुकड़े हो गए हैं और डीएनए के टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, यानी लेन 2, 3 और 4 में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज किया है उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस पे होंगे, तभी तो डीएनए के टुकड़े हो गए। डीएनए के टुकड़े यहां दिखाई पड़ रहे हैं लेन 2, लेन 3, लेन 4 में, ये डाइजेस्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज किए हैं उसने डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। डीएनए पर कैसा चार्ज है, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये एनोड की तरफ भागते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे निगेटिव होता है, लेकिन एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए को इधर हम लोग लोड करते हैं कैथोड की तरफ, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब चूंकि डीएनए पर निगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ भागेंगे, छोटे टुकड़े तेजी से भाग जाते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर तेजी से दौड़ के एनोड की तरफ जाते हैं और बड़े पीछे छूट जाते हैं, लार्जर पीछे छूट गए। तो इस अगर जल के ऊपर तमाम लंबाई के टुकड़े नजर आते हैं, इनको आरएफएलपी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए के अलग अलग साइज के टुकड़े कहलाते हैं आरएफएलपी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट के बने हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के बने हैं तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है। अलग अलग लंबाई के हैं, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। छोटे टुकड़े तेजी से भागते हैं एनोड की तरफ, बड़े टुकड़े थोड़ा पीछे रह जाते हैं, हमेशा छोटे तेज भागते हैं। इस अगर जेल के ऊपर तमाम लंबाई के टुकड़े नजर आ रहे हैं। पहली लाइन को छोड़ दो, दूसरे तीसरे चौथी लाइन में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए थे उसने डीएनए के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। डीएनए के टुकड़े किधर भाग रहे हैं, एनोड की तरफ। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि डीएनए पर निगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। छोटे इधर भाग गए तेजी से एनोड के पास और बड़े पीछे छूट गए। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज। ये आता है सवाल, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज। डीएनए के टुकड़े साइज के अकॉर्डिंग अलग हुए। ये अगर जेल के ऊपर नहीं दौड़ते, ध्यान रखना, ये जेल के अंदर दौड़ते हैं। सीविंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, छलनी की तरह छन करके आगे आते हैं। ये अगर जेल के ऊपर नहीं दौड़ते हैं, अगर जेल के अंदर छलनी जैसे छन करके भागते हैं तो यहां सीविंग इफेक्ट होता है। इस पूरे को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो जेल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया,
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से देख लो, 4 पैनक्रियाज की सेल से डीएनए निकाल के इन गड्ढों में रख दिया वेल्स के अंदर। अगर जेल पे करंट लगा दिया, एनोड इधर, इधर एनोड, उधर कैथोड, वेल्स किधर है? कैथोड की तरफ है, तो डीएनए को लोड कर दिया कैथोड की तरफ। चारों में अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। पहली रो में देखा तो कोई भी डीएनए का टुकड़ा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है उसका कोई भी पैलिंड्रोमिक इस पे है ही नहीं, तो कोई टुकड़ा हुआ ही नहीं, ये अनडाइजेस्टेड है। बाकी लेन 2, 3, 4 में डाइजेशन हुआ है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया उसने डीएनए का टुकड़ा किया है, और ये डीएनए के टुकड़े दौड़ रहे हैं अगर के ऊपर, साइज के अकॉर्डिंग अलग हो रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है? ऊपर नहीं दौड़ रहे हैं, सीविंग इफेक्ट है। क्या है ये? छन करके आगे जा रहे हैं, सीविंग इफेक्ट होता है। डीएनए ऐसे दिखेगा नहीं, डीएनए को रंगना पड़ता है। डीएनए को रंगते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को रंगा जाता है, तो डीएनए कैसा दिखाई पड़ता है? ब्राइट ऑरेंज, लेकिन नॉर्मल लाइट में नहीं, यूवी लाइट में। तो डीएनए को बिना रंगे नहीं देख सकते, डीएनए को रंगना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से, और नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेगा, यूवी लाइट में डीएनए दिखेगा ब्राइट ऑरेंज। यूवी लाइट में दिखेगा ब्राइट ऑरेंज। फिर डीएनए का वो टुकड़ा ढूंढ लेते हैं, तरीके हैं हमारे पास। डीएनए का वो टुकड़ा ढूंढ लिया जिसमें इंसुलिन जीन है। मान लो ये टुकड़ा है, इसके अंदर इंसुलिन जीन है। अब यही वाला टुकड़ा हमको चाहिए, तो इसको छूते नहीं है डीएनए को, ध्यान देना। पेस्ट्री की तरह इस अगर जेल को काट लेते हैं, पेस्ट्री की तरह। अगर जेल सॉफ्ट होता है, इसको बिना डीएनए को छुए हुए पेस्ट्री की तरह काट लेंगे, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देंगे जिसमें अगर जेल घुल जाएगा और डीएनए अलग हो जाएगा। अगर जेल डिसॉल्व्स और डीएनए सेपरेट हो जाएगा, इसे इल्यूशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इल्यूशन। डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें हमारे मतलब का जीन है, डिजायर्ड जीन, मान लो वो इंसुलिन जीन है, तो अगर जेल को डीएनए के साथ काट लेते हैं, अगर जेल को काट के अलग कर देते हैं, एक ऐसे केमिकल में डाल देते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें अगर जेल तो घुल जाता है और डीएनए अलग हो जाता है, इसे इल्यूशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इल्यूशन। पढ़ लेते हैं बस। चले हटाए। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। The cutting of DNA by restriction and endonuclease results in fragments of DNA. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पैनक्रियास के डीएनए को काट दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। These fragments are separated by a technique. इन फ्रैगमेंट को अलग किया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। Since DNA fragments are negatively charged, डीएनए पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ भागेंगे अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो डीएनए किधर भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ भागेगा थ्रू अ मीडियम लाइक अगर जेल। अगर जेल के अंदर, अगर जेल पे डीएनए भागेगा, ऊपर ऊपर नहीं भागता, अंदर ही अंदर चलता है,
सीविंग इफेक्ट होता है। अगर एक नेचुरल पॉलीमर है जो एक सीवीड समुद्री खरपतवार रेड एल्गी जेलिडियम से मिलता है, अगर द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये सवाल आ चुका है, डीएनए फ्रैगमेंट साइज के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव टुवर्ड्स एनोड, स्मॉलर फ्रैगमेंट तेजी से एनोड की तरफ भाग जाते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट कब दिखाई पड़ेंगे? सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद, डीएनए को रंगना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से, और कौन सी लाइट में एक्सपोज करना पड़ेगा, कौन सी लाइट में देखना पड़ेगा? यूवी लाइट में। डीएनए फ्रैगमेंट्स अपर ब्राइट ऑरेंज इन यूवी लाइट, डीएनए कैसा दिखेगा? चमकीला नारंगी दिखेगा यूवी लाइट में। द सेपरेटेड डीएनए कट आउट फ्रॉम द अगर जेल, अगर जेल के साथ डीएनए को अलग कर लेते हैं जिसमें इंसुलिन जीन भी है, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, एक ऐसे सोल्यूशन में डाल देंगे जिसमें अगर जेल तो घुल जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर जेल के साथ डीएनए को काट के निकाल लिया, एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसमें अगर जेल डिसॉल्व हो गया और डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, अलग हो गया, इसको इल्यूशन कहते हैं। इसे क्या करते हैं? इल्यूशन कहते हैं। अब तुम्हारे पास इंसुलिन जीन है, अब इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ के क्या बना सकते हो? इंसुलिन जीन निकाल लिया तुमने, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के क्या बनाओगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। These DNA fragments are used in constructing recombinant DNA. अब इस इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ करके बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ करके तुम बना सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इंसुलिन जीन को निकाल लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से और इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा, यूवी लाइट में देखा, ब्राइट ऑरेंज नजर आया, और इल्यूशन की मदद से डीएनए को सेपरेट कर लिया, अगर जेल से अलग कर लिया। अब इस इंसुलिन जीन को वेक्टर जैसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ के क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुमने तैयार कर लिया।